लंग्स हम लोगों ने लंग्स हमारा बाकी है पढ़ना, और किडनी बाकी है। लिवर, पैनक्रियाज एवं हार्ट, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न अंग जिसमें स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो लंग्स का हिस्सा थोड़ा सा है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है नेट के हिसाब से। और किडनी जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण अंग बचा हुआ है जो आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। किडनी की खासियत होती है मूलतः एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यानी कि आपके उत्सर्जी तंत्र में ये कार्य करती है, परंतु इसके इतर भी इसका बहुत सारा रोल है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे स्किन भी इसका एक हिस्सा है, इवन लंग्स भी इसके तहत अध्ययन किया जा सकता है। खास करके जब लहसुन और प्याज से संबंधित जो भी एक्सक्रीशंस होता है उसके लिए लंग्स को भी उत्तरदायी माना जाता है कुछ हद तक। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम यदि नाम आता है तो सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी को ही हम लोग मानते हैं। तो आज हम लोग किडनी के ही विषय में अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल के रखिए आप लोग, किडनी। किडनी के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप पहली बार सुनेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप पहले भी जानते होंगे। मूलतः 20 से 25 प्रश्न ही बनते हैं किडनी के संबंध में, और उन्हीं प्रश्नों तक हमें अपनी पहुंच बनानी है। जो प्रश्न छूटेगा उसे कोशिश कीजिएगा कि आप भी ढूंढ के लेके आएं और उसे हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैंने पिछले दिनों आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न दिया था। अभी मेरे पास किसी ने भेजा है, शायद रणधीर जी ने भेजा है। तो मैं अभी प्रश्न में देख लूंगा कैसा प्रश्न लिखा है, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ स्वयं के लिए किया कीजिए। जो लोग ये वीडियो बाद में देखते हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप बाकी कक्षाओं की तरह नेट को मत मानिए। बाकी कक्षाएं इन द सेंस कि जैसे प्रिपरेशंस होती हैं आर्मी की या पुलिस की या कोई अन्य नौकरी या यूपीएससी ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उसमें बहुत फोकस नहीं हो या आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं तो आपको पास करा पाना बड़ा मुश्किल है। और याद करा पाना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अचार आपने बनाया और अचार को आप खुले में छोड़ दीजिए, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा खुला खुले रहने के कारण से वो बेकार हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप दाल बनाइए और दाल को भी गोला छोड़ दीजिए, वो भी हो सकता है कि बेकार हो जाए जल्दी ही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे किसी माध्यम में यदि बना के रखा जाए, उसके साथ कोई माध्यम यदि बना दिया जाए, तो वो चीज़ें हजारों वर्षों तक भी खराब नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे आपने मिस्र देश की मम्मीज के बारे में सुना होगा। जो मृत लाशें हुआ करती थी उसमें कुछ रसायन विलोपित किया जाता था और उसे रख दिया जाता था, तो वो आज भी वैसी की वैसी ही लाशें मिलती हैं। मेरा तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य ये है कि चीज़ें याद रख पाना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन यदि आप उसके ऊपर कोई रसायन लगा देते हैं, यानी याद करने की कोई टेक्निक सेट कर देते हैं आप उसके साथ में, तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि शरीर का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया है ना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम क्या है? डी डुवे। तो डी डुवे नाम नहीं याद हो तो उसके लिए रसायन लगाया गया कि दुबे जी लेके डूब गए, है ना, मतलब डूबे, डी डूबे। है तो कौन लाइसोसोम का काम क्या है? डूब जाना ना कोशिका को लेके। तो एक टेक्निक से आपने थोड़ा सा रसायन लगाया तो याद हो गया। तो मैं आपको रसायन के विषय में बताना चाहता हूँ। रसायन इन द सेंस कि एक भी ऐसी टेक्निक जिनके माध्यम से आप अपनी चीजों को ना भूलें, वो जरूर ढूंढ लिया कीजिए। और वो ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। जैसे हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था लाल बटे कक्का, है ना। एक थियरी आती है, आप लोग जो लोग मैथ्स के छात्र होंगे वो ये बात जानते होंगे लाल बटे कक्का के विषय में। लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, जो हिंदी में पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। ये एक थियरी होती है जिसमें आपको देखना होता है कि एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो उसके लिए ये थियरी बनाई गई थी। ऐसी बहुत सारी थियरीज आती हैं। ईंट पर नाच एक थियरी बनाई गई थी। जैसे ईंट पर नाच का होता है कि इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने, जे टॉमसन ने खोजा था ईंट, है ना। पर प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा। नाच यानी कि न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था।
तो ये सब थियरीज हैं। अब आप सोचो कक्षा 9वीं में ये थियरी मुझे पढ़ाई गई थी, ईंट पर नाच, और सन 2007-8 की बातें मैं आपके साथ अभी भी कर सकता हूँ। यानी कि वो थियरी, अगर मेरे पास रसायन है तो मैं रसायन के कारण से ये भूल नहीं सकता। आप शायद चैडविक का नाम भूल गए हो, पढ़ा आपने भी है, लेकिन यदि आपने ये थियरी, ये रसायन आपके पास नहीं था याद करने वाला, तो आप भूल जाते। चैडविक का नाम किसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा, लेकिन आप भूल जाओ। कब याद होगा? जब आपके पास कोई टेक्निक हो, रसायन हो। ऐसे ही एनाटॉमी को याद करने के लिए आपको, एनाटॉमी ही क्या, बहुत सारे अन्य प्रश्न पत्रों को भी याद करने के लिए आपको जरूर याद से आप ये बात रखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक किताब देख रहा था पेपर 1 से संबंधित। तो पेपर 1 में एक हिस्सा आता है जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं, आरएम, और एक होता है टीएम, टीचिंग मेथोडोलॉजी। इन दोनों प्रश्नों की खासियत ये है कि चाहे आप इसके विषय में जितना अध्ययन कर लीजिए, ये एक भी प्रश्न इनमें का, इन दोनों हिस्सों का कभी दोहराया नहीं जाता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो फिर भी दोहरा दी जाए, लेकिन टीएम का एक भी प्रश्न दोहराया नहीं गया। मैं अभी देख रहा था, एक पुस्तक अभी मंगाया है हमारे घर पे, तो मैंने देखा उसे कि उसका फर्स्ट पेपर किस तरीके का, आखिर इतनी क्या कठिनाई आती है। तो वो अनसॉल्व पेपर है, यानी पिछले साल का प्रश्न है। और कोई भी प्रश्न, किसी प्रश्न के सामने ये नहीं लिखा है कि 2008, 2009 या 2 बार ये प्रश्न आया, नहीं। सारा का सारा प्रश्न एक ही बार आया है, और हर बार, और है कितना, बहुत छोटा सा, बहुत कम मॉड्यूल है। तो टीएम और आरएम, जो लोग ह्यूमैनिटीज के होते हैं उन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, और रिश्तेदारी तो हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक रिलेशनशिप का भी आता है प्रश्न, आता है ना, कि एक लड़की की तरफ दिखाते हुए अमन ने बोला, वो मेरे बुआ के मामा के पोते की बेटी की नतनी है, उसका मेरे से क्या संबंध हुआ। तो ऐसा लगता है लोगों को कि हम बड़े आराम से ये सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है, वो होता नहीं है। मैथमेटिक्स सॉल्व होती नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज के छात्र यही सोचते हैं कि टीएम और आरएम याद करने वाली चीजें, इसको रट्टा मार लेंगे, पहुंच जाएंगे और फर्स्ट पेपर क्वालिफाई। ये असंभव है। आपको सारे तरफ से अपने अंदर एबिलिटीज लेके आना होगा। सब कुछ रट्टा मारने वाला जितना काम है वो योग में कर लो, आपको जहां जहां तक करना है। एनाटॉमी जब आप पढ़ो तो आपको रसायन ढूंढना होगा, वो थियरी ढूंढनी होगी कि चीज़ें याद कैसे रहे, नहीं तो फिर आपका पार घाट कौन लगाएगा। क्योंकि आपका ह्यूमन माइंड है ना, आप एक दिन में कितने सोर्सेज से मुलाकात करते हैं, सोर्सेज इन द सेंस कि कितनी तरीके की फाइल्स आपके दिमाग में ओपन है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर मैं 25 फाइल एक साथ खोल दूं तो कंप्यूटर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कौन सी फाइल मैं पहले प्रदर्शित करूं। आपके में बुआ की फाइल है, घर में सबसे पहले सुबह उठते हो तो सबसे पहली फाइल कौन सी खुलती है? फोन की। गलती से किसी का स्टेटस देखना शुरू कर दिया आपने, तो उसके, जितने लोगों का आपने स्टेटस देखा, वो सारी फाइलें खुली कि नहीं खुली आपके दिमाग में? अच्छा ये नितिन, ये तो अच्छा ये इस समय मनाली गया है, तो एक फाइल खुल के आ गई आपके माइंड में, मनाली गया है। दूसरा आपने मान लीजिए खोल लिया, अच्छा ये विशाखा, अच्छा ये ऋषिकेश गई है, तो उसकी उसकी फाइल खुल के आ गई। अच्छा ये यहाँ है, ये विदेश है, ये देश में, मतलब 50 अगर आपने स्टेटस सीन किया तो 50 फाइलें आपके मस्तिष्क में बन गई। अब उन फाइलों से कहाँ कहाँ भागोगे आप? वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में। फिर आप गए खाना बनाने या खाने, उसमें अगर कुछ हुआ तो वहां पे भी फाइल एक बनती है। बाहर जितने लोगों से मिले होते, जितनी फाइलें खोलोगे। इसलिए एक छात्र को चाहिए कि वो अननेसेसरी की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। ये वो गुण है जो मैंने अपने जीवन में बड़े लंबे समय तक धारण किया है, बड़े लंबे समय तक। मेरा, अगर मैं आपको भी अपना ये जो बैकग्राउंड ये हटाऊं, तो मैं हमेशा सारी चीज़ मेरे बेडरूम में ही सब कुछ मिलेगा। माने ये मेरा टेबल, बगल में किताबें हैं, 50 किताबें हैं, मेरे तीनों कंप्यूटर्स मेरे साथ में रखे पड़े हैं, और बगल में बैठ जो भी कर रहा सब कुछ विद इन द रूम, सारी चीज़ें XYZ, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है मेरी। अगर बाहर कोई काम हुआ तो चले गए, काम किए, करें, वापस आ गए, बस इतने से इतना काम है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ ऐसा होता है, जो लोग फेल होते हैं मैं उनके लिए ये सारी, देखो, पास होने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सही अप्रोच अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़े आराम से फेल होते रहेंगे, और कितनी बार फेल होगे। मेरे पास एक कन्या का फोन आया, शायद वो इस कक्षा में भी हो, उन्होंने कहा कि सर इस बार जुलाई वाला मैं देखने के लिए दे लेती हूँ परीक्षा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैं बोला बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना, जब तक कंफर्म ना हो जाओ कि इस बार मैं निकाल लूंगी। और पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र आपके बिल्कुल 80-80 नंबर तक आपको ना लगने लगे कि आप सही कर रही हो, 90 नंबर तक,
तब तक कोशिश मत कीजिए, आप दिसंबर में दीजिएगा। ये देख लिया, चलो चलो 1200 रुपये आजकल अवेलेबल है सबके पास में, ठीक है, लेकिन जो निगेटिविटी आती है उसे कहाँ से झेलोगे? क्योंकि फेल होने के बाद, और मैं अभी भी आप लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ कि देखो, मैं पूरे साल पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी दिसंबर में, जून में खत्म होगा, जुलाई में बैच, जून में फिर वापस जुलाई से फिर शुरू कर लेंगे हम लोग, जुलाई से दिसंबर फिर चलेगा। तो आप तो मेरे साथ तो टिके ही रहो, ठीक है। बाकी अन्य कहीं ऑप्शन मिलता है तो उधर से भी मिलते रहो, ढूंढते रहो, पूछते रहो। लेकिन जो चीज़ आपको अलग बनाएगी वो क्या है? वो ये है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ अपने पेपर के प्रति, तब तक गलती से भी प्रवेश पत्र लेके पहुंच मत जाइएगा, ठीक है। कि चलो एक बार टेस्ट लेके आते हैं, टेस्ट लेना है, बड़े आराम से आप एनटीए की वेबसाइट पे जाइए। अभी मैं आपके साथ साझा करता हूँ, देखिए। आज मैंने को ये किडनी पढ़ानी है आप लोगों को, तो मैं किडनी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ में यहाँ आप लिखिए, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है। और आगे लिख लीजिए मॉक टेस्ट। और जब आप एनटीयू लोगो करके एक वेबसाइट आएगी, यहाँ यहाँ बस ऑप्शनल है, यूजीसी नेट आपने चुना, पेपर पेपर पर सेलेक्ट करेंगे जब आप, तो ये पूछेगा क्या है, योगा पेपर 2, ठीक है, स्टार्ट मॉक टेस्ट। यूजर नेम पासवर्ड ऐसे भरा जाता है, जब आप जाओगे ना ओरिजिनल वाले पेपर में, इस तरीके से भरा जाएगा, और यहाँ लॉग इन कर लो, नीचे आ जाओ, आई हैव रीड, और फिर प्रोसीड कर दो। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो हिंदी इंग्लिश में, और बड़े आराम से, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, आपको जो भी उत्तर देना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करो अपना, कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, 1 2 3 4 जैसा भी आपको लगता है, जो भी समझ में आता है, बस उस हिसाब से आगे चलते चलते जाओ। फिर धीरे 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 आप चाहो तो इसमें नेक्स्ट करते जाओ, भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है, महाभारत के अनुसार, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके सारे अपने अपने जितने भी प्रश्न हैं सबको आप चेक करते जाइए, और फिर लास्ट में इन द पॉइंट आप आके सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जो भी रिजल्ट आप टेस्ट लेना चाहते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको हमेशा देते रहना चाहिए, और एनटीए की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे मॉक मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट मैं भी आपको कराऊंगा हर सैटरडे संडे को हम लोगों ने सोचा है कि 50 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे। तो मेरे पास भी 2 ढाई हजार प्रश्न तैयार बैठे हुए हैं, रेडी है, बिल्कुल आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। तो और किताबें भी आजकल तो, है ना, हाँ, बड़े आराम से अमेजोन से 300 साढ़े 300 रुपए की किताब मंगा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट भी सॉल्व कीजिए। जिस दिन, ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन किसी काम में बिजी हो तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस है वो डाउनलोड कर लो, मॉक टेस्ट वाला, पेपर 1 का, वही सॉल्व करो। कुछ नहीं तो रीजनिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। योगा नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर 1 तो प्रिपेयर हो सकता है ना, चलते उठते बैठते सोते गाते खाते नहाते, जहां भी आपको मौका मिले एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। जब सॉल्व करोगे तो प्रिपेयर होगे, और जितना प्रिपेयर होगे उतना ही, ऐसा नहीं, कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, एक पन्ना ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। जब तक परीक्षा है, अगर एक भी दिन आपने अपने आप को ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपको पास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पास करना ही है, ये बात याद रखिए। ये नहीं कि ये ऑप्शन यदि आपने छोड़ दिया योग में होके, अगर आपने ये ऑप्शन डिच किया, नेट छोड़ने का, नेट ना देने का, तो आप दुनिया की सबसे भयावह गलती करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं कि आपकी नौकरी कहीं पे परमानेंट फिक्स कराई जा सके, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगी पढ़ाने को, तो आप क्या करोगे? फिर योगा ट्रेनर बन के घर घर में घूमोगे। और लड़कियों को तो आजकल ये भी स्वीकार्य नहीं है, और बहुत सारी चीजें इसमें गलत भी होती हैं, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट अगर आप आगे देखो, तो आप प्रोफेसर ज्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है ना, किसी को बताते हुए भी आपको अच्छा लगेगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बाद में प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, ये आपका अपना टैलेंट है। तो नेट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास योग में, इसलिए नेट आपको करना ही होगा। और जब जीने का कोई ऑप्शन ना हो, सिर्फ यही तरीका हो जीने का, तो फिर मृत्यु नहीं होती है, फिर जीने के लिए तो आदमी अंत में पूरी ताकत लगाता है ना। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने किडनी के विषय में अध्यापित करूंगा। किडनी एक बड़ा बेहतरीन अंग है, और इतना छोटा सा अंग है टोटल, ठीक है। अगर आप देखें इस आकार में तो सिर्फ इतना छोटा सा अंग है, लेकिन मनुष्यों ने कोशिश की किडनी के जैसा अंग बनाने के लिए, क्योंकि कई बार किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस होने शुरू हो जाती है। डायलिसिस शब्द किडनी से संबंधित है, ये बात अपने जेहन में बिठा के रखिएगा। ये प्रश्न एक बार आया है। डायलिसिस में क्या होता है, किडनी के फंक्शन को
जो किडनी काम नहीं करती तो उसके फंक्शन को बाहरी एक मशीन से कराया जाता है। और वो मशीन जानते हैं कितनी बड़ी होती है? तकरीबन 6 फीट लंबी, काफ़ी चौड़ी, बिल्कुल मतलब एक डबल बेड के आकार की मशीन होती है और बहुत बड़ी मशीन होती है। सोचिए, ईश्वर ने बनाया, इतने से आकार में सारा काम हो जाता है, और जो मशीन है वो ही वो काम करती है जिसे मनुष्य ने बना, जो कि बहुत बड़ी है इस समय, बाकी भविष्य में क्या हो। तो किडनी का मैं आप सभी के सामने किडनी दर्शित करता हूँ। एक बार आप लोग देखिए, किडनी देख के आपको अच्छा लगेगा। और जब आप किडनी देख लेंगे फिर मैं उसके विषय में आपको बताना शुरू करूँगा। आपके स्क्रीन पे किडनी ये रही, ठीक है? प्रथम दर्शन आप सभी के सामने किडनी का है। ये लिवर है बेसिकली, और ये आपकी किडनीज़ है, 2 किडनी है। और इसके ऊपर जो टोपा लगा हुआ है, ये क्या है? एड्रेनलिन ग्रंथि एक पाई जाती है, वो ग्रंथि है। प्रश्न ये भी आता है कि ये जो स्पाइन है, इसके कहाँ से लेके कहाँ तक किडनी का विकास, मतलब कहाँ से कहाँ तक किडनी का क्षेत्र माना जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि दाहिनी और बाईं, इन दोनों किडनियों में से कौन किडनी वस्तुतः ऊपर होती है और कौन सी थोड़ी नीचे होती है, या दोनों बराबर होती हैं? एक प्रश्न ये भी आता है। तो जाहिर सी बात है कि जिधर लिवर होगा, यानी कि आपके राइट हैंड साइड में लिवर है, तो वो थोड़ी सी नीचे होगी, क्योंकि लिवर का एरिया ज़्यादा है ना? तो और पैनक्रियास छोटा सा ही होता है, तो लिवर जहाँ पे है वो वाली किडनी वस्तुतः थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक, राजमे के जैसी ये दिख रही होगी आपको, राजमे का आकार जो होता है बिल्कुल राजमे के दाने के जैसे ये किडनी होती है। ये मूत्र मार्ग है जो नीचे की तरफ उतर रहा है। आगे का अध्ययन आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, T12 से शुरुआत मानी जाती है इसकी, और नंबर 2 नंबर 3 तक ये पहुंचती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये है किडनी का चारों तरफ का भाग। अब किडनी के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे तो दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है, ये देख लो। ये अगर आपको लगता हो कि सीधी रखी हुई है बिल्कुल, तो ये भी एक भूल है, ये थोड़ा सा पुश तरीके से होती है। किडनी का जो फंक्शंस है अगर उसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है। रक्त में से अमोनिया या यूरिया से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उसे बाहर निकालना, और फिर उसे शरीर से बहिष्कृत करना, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण फंक्शन भी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करना ये भी माना जाता है। बहरहाल, ये किडनी को अगर हम लोग बीच से फाड़ दें तो कुछ इस तरीके की आकार में आ जाएगी। किडनी के कुल 5-6 शब्द हैं जो आप अपने बिल्कुल मस्तिष्क में बिठा लीजिए। इतने में ही किडनी बनती है और किडनी कंप्लीट होती है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये शब्द किडनी के शुरुआती शब्दों में आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स का मतलब जो बाहरी हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स, और मेड्यूला ये जो पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसे मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूलरी पिरामिड या मेड्यूला भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा और 2-3 शब्द आता है। किडनी की बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स, अभी उसे भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा एक और चीज है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कैप्सूल खोजा था, उसके विषय में भी मैं आपको दिखाऊंगा। लूप ऑफ हेनले, वो भी इसी का हिस्सा है, एंड ग्लोमेरुलस, वो भी इसी का हिस्सा है। इतने ही शब्दों में पूरी किडनी डिफाइन हो जाती है। अगर आपको ये 5 शब्द याद हो गए तो आप अपने पूरे किडनी को डिफाइन कर सकते हैं। आगे एक बार ये वीडियो कंप्लीट हम लोग करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये वहिकाएं हैं जो अंदर आके और फैली पड़ी हैं, रेनल आर्टरीज मान लीजिए आप इसे। ये बहुत सारे हिस्सों में यहाँ पे फैली पड़ी हैं। ठीक, अब इसका फैलाव कुछ इस तरीके से होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हिस्सा है, जो जिसे मतलब अगर इसे हम एज अ होल देखेंगे, देखो रेनल ट्यूब जो दिख रहा है ना, ये ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसी के अंदर पूरा जो भी यूरिया यूरिया जनित पदार्थ है उसे बाहर बहिष्कृत किया जाता है। लूप ऑफ हेनले, वुमेन कैप्सूल का सारा वर्णन जो है वो इसी के तहत आता है। इस हिस्से को खास करके ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जहाँ आपकी जो वाहिकाएं हैं उसमें से ब्लड आ रहा है, और फिर कुछ जंक्शन टाइप का बना हुआ है, और उसी जंक्शन में वो ब्लड बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और यूरिया जो ये येलो येलो पदार्थ है ये सारा बाहर निकल जाता है, और फिर वापस ये जो ब्लड ये भारी होने के कारण से धीरे धीरे बाहर अगले हिस्से में पार हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का भी नाम है, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक है, अभी इसके विषय में भी देखते हैं। और जब इनमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो रेनल ट्यूबल होते हुए धीरे धीरे बाहर मूत्र मार्ग से होके बाहर बहिष्कृत हो जाता है। यही फंक्शन है। इस फंक्शन में जानते हैं क्या है? एक खास बात मैं आपको समझाता हूँ। सबसे अच्छी चीज ये है, जैसे
आप ऐसा समझिए कि आपके पास चाय की पत्ती है, ठीक है? और आपको वो चाय छानना है, ठीक? और चाय छानने के लिए आपने क्या किया, पहले एक मछली जो जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो वाली जाल ले ली आपने। तो चाय आपने छाना, तो क्या उससे चाय छनेगी? मछली वाले जाल से नहीं छनेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाय की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, वो उसे पार कर जाएंगी, ठीक है? बड़े आराम से पार कर जाएंगी, ठीक है? दूसरे लेवल पे आते हैं कि आपके पास मान लीजिए साड़ी है, ठीक है? साड़ी से या ये स्वेटर वाला ले लीजिए, हाथ का जो बुना हुआ स्वेटर है, जो हाथ से बुना हो जाता है ना, उसमें गैप भी होती है। आप उससे चाय की पत्ती छानेंगे तो छनेगी, उससे भी कुछ रह जाएगी, और कुछ पार, मतलब कुछ चाय की पत्ती पार हो जाएगी और कुछ थोड़ा हिस्सा साफ होगा। मतलब मछली वाले जाल के मुकाबले स्वेटर थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और आपके पास यदि सूती साड़ी हो तो सूती साड़ी हो तो भी बड़े आराम से आप छान सकते हैं, ठीक है? वो हिस्सा थोड़ा सा इजीली चाहे छाना जा सकता है। अब आते हैं थोड़े से भारी पदार्थ पे। अब मान लीजिए मेरे पास में चीनी का घोल है, एक ग्लास पानी है, और एक ग्लास पानी में मैंने एक चम्मच चीनी डाल दिया है। तो चाहे मैं उसे जाल से डालूं, या उसे मैं सूती साड़ी से डालूं, या उसे चाय की पत्ती से डालूं, वो सब पार हो जाएगा। पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन यदि उसे छानने का जो कुछ कीप्स आती हैं, जो केमिकल केमिस्ट्री में यूज होती हैं, उन कीप्स से यदि छाना छाना जाए, तो पानी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो बहुत आराम से नीचे चला आएगा, और वेस्ट मटेरियल, उसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर रुके रहने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही किडनी के साथ होता है, यदि भारी पदार्थ हो। अब आप जैसे बालू, रेत समझते हैं आप? रेत, डस्ट। रेत को जब घर बनाया जाता है तो एक एक विशेष प्रकार की चलनी से चाला जाता है, ठीक है? उसमें से अधिकतर मटेरियल जो भी पतला होता है वो नीचे चला जाता है, और भारी पदार्थ बाहर निकल के बाहर हो जाता है। भारी पदार्थ अब वो जितना पतला होगा, वो जो जिससे चाला जाता है, जिससे फिल्टर किया जाता है, वो जितना ही पतला होगा और संगठित होगा, उतना ही वो स्वच्छ पदार्थ नीचे भेजेगा। और जितना ही वो मोटा होगा, स्पेस उसमें, स्पेस जो है उसमें जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो साफ नहीं कर पाएगा। चाय की पत्ती जो है, यदि छन्नी फट गई कहीं से, तो चाय की पत्ती पार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यही सिस्टम आपके किडनी में भी चलता है। जब भी आपके शरीर में बहुत हैवी मटेरियल्स आ जाते हैं, या हैवी हैवी पदार्थ आ जाता है, या स्पेस कम रह जाती है, या इस तरीके का कुछ भी होता है, तो किडनी का फंक्शन जो है वो परेशान हो जाता है। उसी फंक्शन को हम लोग देख रहे हैं कैसे परेशान होता है। वापस हम लोग अपने वीडियो की तरफ रुख करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब यहाँ हुआ क्या जानते हैं? यहाँ हुआ सिर्फ ये कि पतला, ये पाइप बहुत पतला, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। ये पतले से उससे भी पतला, उससे भी पतला, उससे भी पतला, मतलब इतना इसमें आपस में ये इतनी बार मुड़ जाता है कि जो भी पतला पदार्थ है, जो भी हैवी पदार्थ है, वो इसमें घुस ही नहीं पाता। और ब्लड सेल्स तो अपने आकार में है, ब्लड सेल्स तो आराम से इसमें ट्रेवल कर जाएंगी, लेकिन यूरिया मटेरियल जो इससे हैवी हो जाता है वो इधर ही रह जाता है। लिहाजा उसके लिए एक नया मार्ग प्रकृति ने बना रखा है, घूमते 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 घूमते, जो कि बाहर जाता है। आगे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इन सब का नाम है, नाम पे आप फोकस मत कीजिए, आपको थियरम समझना है, कैसे ये कार्य कर रहा है, ठीक है? ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, इन सब का नाम है। अब यहाँ आप देखो, अब कैसे रेनल फेलियर होता है, कैसे बीमारियां आती हैं। यहाँ से देख रहे हो, ये लाल रक्त कणिका आ रही है बहुत तेजी के साथ में, बड़े प्रेम से ये जा रहा है। अब यदि ये कणिकाएं थोड़ी धीमी हो जाए, या आप बहुत एक्सेस देखो, या ये पतली हो जाए, देख रहे हो, अब ये धीरे धीरे ब्लड सेल्स आनी शुरू हो गई, बहुत धीरे धीरे। लिहाजा यहाँ पे एकत्रीकरण बढ़ गया, यहाँ पे एकत्रीकरण बढ़ रहा है। और ऐसे एकत्रीकरण मतलब कि जो आरबीसी है वो एकत्रित हो रही है, जल्दी पार नहीं हो रही है। इसी में फिर फ्यूजन होगा, कहीं पे भी ब्लड सेल्स अगर रुक गई या थोड़ी धीमी और हो गई, तो ये फ्यूजन होगा और ये और पतला होगा। यहाँ नेफ्रॉन डैमेज हुआ। अब ये डैमेज हुआ तो पूरी की पूरी ग्लोमेरुलस डैमेजिंग शुरू हुई। पूरा ये एक सिस्टम, जो एक हिस्सा था, जो लूप है ये पूरा, ये लूप परेशान हुआ। और फिर धीरे धीरे किडनी से संबंधित परेशानियां, व्याधियां शुरू हो जाती हैं,
ठीक है। तो और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे शरीर में स्टोन फॉर्मेशंस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाता है ना। तो ये सब मतलब एक हिस्सा है जहाँ पे जिस चीज को बाहर निकल जाना चाहिए था, जैसे कैल्शियम है ना। खास करके जो पत्थर होता है वो कैल्शियम का ही बनता है। कैल्शियम यदि कैल्शियम का जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसे बाहर चले जाना चाहिए था, वो बाहर नहीं जा रहा है। या फिर अगर कैल्शियम के पार अगर आप देखें तो कई बार सोडियम वगैरह का भी ऑक्सलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ऑक्सलेट आपके किडनी को प्रताड़ित करता है। और कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कई बार ये सिद्धांत बताया जाता है कि ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, किडनी काम नहीं करेगी। जबकि ऐसा नहीं है। आपको व्यापक मात्रा में यानी 4 से 5 लीटर पानी आपके लिए कभी भी बुरा नहीं रहा है। आप यदि पानी पिएंगे, एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस मात्रा में होगा, तो किडनी उसे बाहर बहिष्कृत करती रहेगी। ठंड के मौसम में थोड़ी ज्यादा यूरिनल की परेशानी रहती है, यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। इसलिए होता है क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो अन्य माध्यम से आपके पानी को बाहर नहीं निकाल रही है। शरीर के अंदर का जो भी वेस्ट पदार्थ जो पानी से संबंधित है उसे बाहर नहीं निकाल पाती, जैसे पसीना नहीं होता है और अन्य माध्यम में। ठीक है। लेकिन स्टिल जब गर्मी होती है तो ये पसीने वगैरह के माध्यम से निकल रहा होता है, तो इसलिए यूरिन कम आती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन नहीं होता है। ठंड में ऐसा नहीं होता। ठंड में आपको बार बार इसलिए यूरिन जाना पड़ता है। थोड़ा भी पानी, अगर आप 2 लीटर पानी पी लिए तो आपको 3 4 बार जाना पड़ सकता है यूरिन करने के लिए। ये इसलिए होता है क्यों? क्योंकि शरीर से एक ही मार्ग है वेस्ट पानी को बाहर निकाले जाने का। तो ये टोटल किडनी का फंक्शन है जो मैंने आपको दिखाया एक ऑन एन एवरेज तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चाहे तो इसके विषय में देख सकते हैं। एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा और फिर मैं लिखने वाली प्रक्रिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक वीडियो आपको और देखनी चाहिए इसी से संबंधित। मुझे 1 सेकंड का और समय दीजिए, मैं आपके स्क्रीन पे जल्द ही ये वीडियो साझा करता हूँ। हम्म। ये अब आपको दिख रही होगी। ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी किडनी। अगर इसको थोड़ा और पीछे से देखते हैं तो ये है आपकी किडनी जो प्रदर्शित हो रही है। रेनल आर्टरी, नाम देखते जाना। रेनल आर्टरी। रेनल शब्द जो आता है, ये जो रेनल शब्द है, ये किडनी का पेटेंट शब्द मान के चलिए। जैसे साइटो शब्द मैंने आपको बताया था ना, कोशिका से संबंध रखता है तो साइटो है, वैसे ही रेनल शब्द किडनी से संबंधित है। ये आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में बना के रखना है। एनाटॉमी की खासियत ये है कि वो कुछ शब्दों को हमेशा अपने लिए ही रखती है। जैसे पल्मोनरी शब्द हमेशा लंग्स के ही पक्ष में आएगा। कार्डियो शब्द हमेशा हृदय के संबंध में आएगा। कार्डियो, जब भी कार्डियो का कोई नाम आए तो वो हृदय के लिए। पल्मोनरी का मतलब आए तो वो लंग्स से संबंधित है। रेनल का मतलब आए तो वो किडनी से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। अब ये आपका कॉर्टेक्स और मेड्यूला, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कॉर्टेक्स बाहरी हिस्से को, मेड्यूला आंतरिक हिस्से को बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अंतरंग में इसके प्रवेश करते हैं। ये ये ही हिस्सा है बेस, जिसको बोला जाता है किडनी की फंक्शनल यूनिट। वो क्या है? नेफ्रॉन्स है। यहाँ लिखा हुआ है ना, नेफ्रॉन्स। ये सारा नेफ्रॉन्स के तहत जो है वो आता है। बहुत सूक्ष्म हिस्सा, माइक्रोस्कोपिक, एंड मिलियंस ऑफ टिनी ब्लड फिल्टर्स, मिलियंस, 10 लाख से ज्यादा आपके छोटी सी किडनी के अंदर ही ये उपस्थित है। यानी इतनी वहिकाएं हैं, इतनी वहिकाएं हैं, इतनी वेसल्स हैं जो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसे देखते हैं। ये देखो कैसे आ रहा है। अब ग्लोमेरुलस मैंने आपको पहले बता रखा है, जो गोल वाला जो हिस्सा है ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर कैप्सूल्स हैं, लूप है, उसे ही समझना है। ठीक है। ये प्रक्रिया अनवरत गति से चल रही है। हुआ क्या इसमें? अब देखो, इधर देखो, इधर से ब्लड आ रहा है और कई सारे हिस्सों से इसमें वो दौड़ रहा है और वापस इधर से बाहर चला जा रहा है। यही प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत प्रेशर से आ रहा है। इधर क्या है? इधर वाले ब्लड में ऑक्सीजन तो है, परंतु इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी है जो आपके शरीर की अन्य कोशिकाओं ने इसके इस स्ट्रीम के अंदर डाल दिया है।
अब ये यहाँ से, चूंकि इन बहुत सूक्ष्म मार्गों से ये इधर जाने की संभावना इसके पास नहीं है, लिहाजा इसके पास तरीका ही एक बचता है, जो ये वाला मार्ग जैसे जैसे यहाँ भरता जाता है, फिर ये इस मार्ग से होके बाहर जाता है। इसे ही हम लोग यूरेटर बोलते हैं, यानी वो जो मूत्र नलिका है, धीरे धीरे यहाँ से मूत्र निकलता है और ये स्लोली स्लोली आके आपके यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है। और जब ब्लैडर आधा से ज्यादा भर जाता है, 50% पे भरता है, तो पहला सिग्नल आपके दिमाग को पहुंच जाता है कि आपको यूरिन आने की संभावना बन रही है। फिर दूसरा सिग्नल 60 पे, 80 जाते जाते आप बहुत प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट पॉइंट 90 है, 100 नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये यहाँ से आया और आपके मूत्र मार्ग में एकत्रित होना शुरू हो गया, मूत्र मार्ग से आया और आपके यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित होना शुरू हो गया। जैसे ही ये एक सीमा को कंप्लीट करता है, एक सीमा तक भर जाता है, फिर दिमाग के पास सेंसेशंस जानी शुरू हो जाती हैं, और फिर ये यहाँ से देखो, ये लगा पड़ा ना, 50% पे, 60% पे, ऐसे ही और दो तीन होती हैं जो क्या ये इंट्यूशंस भेज रहा है, 70% या 80%। ठीक, 90 जाते जाते आप बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना शुरू कर देंगे। और इन ऐसा नहीं है कि ये जो इधर से जा रहा है, ये जो ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये जो जा रहा है, ये न्यूरॉन्स का पूरा क्रम है। नेफ्रॉन में और न्यूरॉन में डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। कई बार गलती ये होती है, मैं बेसिकली गलतियों को ज्यादा पकड़ता हूँ, गलतियां याद रखिए आप, दूसरों ने क्या गलतियां की हैं। दूसरों की गलती ये होती है किडनी में कि वो न्यूरॉन में और नेफ्रॉन में अंतर ही नहीं फाइंड आउट कर पाते। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, उससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित है न्यूरॉन। और नेफ्रॉन ये शब्द है किडनी से संबंधित। लिहाजा किडनी का जब भी ये पूछा जाए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, देन नेफ्रॉन्स। एंड व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ nervous system, then neurons. and what is the basic unit of body, that is cell, कोशिका। ठीक है ना, तो छोटे छोटे हिस्सों से। और व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, क्या है बताओ, एल्वोलाई। बहुत सारी मात्रा में ब्रोंकी, ब्रोंकियल ट्रीज होते हैं, और उसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो एल्वोलाई ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, तो उनका शब्दों में शब्द विन्यास बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलता हो। अब एक चीज मैं आपको बता रहा था कि नर्वस सिस्टम कुछ ही ऐसे अंग है शरीर के जहां से वो इंट्यूशन लेता भी है, तो अपना इंट्यूशन भेजता भी है उनको शांत करने के लिए। उदाहरण के तौर पे मूत्र को ही ले लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्टेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, और स्टेज सामने 2000 की जनता है, और सबको संबोधित कर रहा है, और 2 घंटे हो चुके हैं बोलते हुए। और संयोग ऐसा था कि सुबह ऑलरेडी लेट आया है, और 3 घंटे हो चुके हैं, और वो उस व्यक्ति को यूरिन बहुत तेज से आ रही है, बहुत जोर का मूत्र आ रहा है, ठीक है, उसे सेंसेशंस आ रही है। आपको क्या लगता है, वो उस मूत्र को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? वो लेक्चर दे रहा है तो बड़े आराम से रोकेगा। जानते हैं क्यों रोक पाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी आंखें और उसका कान दिमाग को बार बार ये बता रहा है कि परिस्थितियां विकट हैं, संभावनाएं बिल्कुल शून्य है, यूरिन जाने की संभावनाएं शून्य है, लिहाजा यूरिन नहीं जाया जा सकता। तो दिमाग क्या करेगा, वो यूरेटस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस या उसे शिथिलीकरण के माध्यम से उसमें स्पेस रखेगा, ताकि आराम से, क्योंकि देखो किडनी तो अपने रफ्तार से काम करेगी, वो तो हर मिनट जितना यूरिन प्रोड्यूस कर रही है वो करती रहेगी, लेकिन ब्लैडर के अंदर उपस्थिति होगी, 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 तक हो जाएगा, वो आपको कंट्रोल करा के रखेगा। 90 की कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे जैसे यूरिन का समय बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लीजिए 5 घंटे हो गया रोके हुए, 8 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गए रोके हुए, और आप 10वें घंटे में अब आप फ्री हुए, सारी जनता चली गई, और अब इसके बाद आपको जाना है यूरिन के लिए। लिहाजा आपके कदम जिस रफ्तार से मूत्र मार्ग के तरफ जाएंगे, यानी कि जितने जिस रफ्तार से आप यूरिनल्स की तरफ जाएंगे, टॉयलेट की तरफ जाएंगे, आपका प्रेशर डबल, ट्रिपल, फोरेबल होता जाएगा। और अंतिम परिस्थिति तक, जब तक आप बिल्कुल मूत्र
हेतु आप अपने आप को उत्तेजित नहीं कर लेंगे, अपने आप को बिल्कुल रेडी नहीं कर लेंगे, लास्ट में इवन जब तक आप अपने अपने शरीर से अपने वस्त्रों का उसे बाहर बहिष्कृत ना कर लें, तब तक रफ्तार कई गुनी तेज हो जाती है। दिमाग सेंसेशंस को स्वीकार कर, मतलब वो अंतिम समय जो होता है लास्ट का 10 सेकंड, वो आपके लिए और ज्यादा पीड़ादायक होता है। उस समय लगता है कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा है। एकाएक ये प्रेशर जैसे जैसे आप टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दिमाग ने किडनी को या यूरिनरी ब्लैडर तक ये आश्वासन भेज दिया है कि अब अगले कुछ ही सेकंड के अंदर आप खाली हो जाएंगे। लिहाजा वो अपने फुल प्रेशर के साथ में सेंसेशंस भेजना शुरू कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको ये बात इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूँ यूरिन की प्रक्रिया, कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कभी भी शिक्षण में जाएंगे, योग शिक्षण में, तो आप ये बात याद रखिए कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका इनपुट यदि दिमाग ले रहा है तो वो अंगों तक भेज भी रहा है, ऑर्गन्स तक वो भेज भी रहा है। कि यूरिन यूरिन के मामले में यू कैन जस्टिफाई इट, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ दिमाग को ये पता चल गया था कि अभी नहीं कर सकते, तो वो रोक भी सकता है। और आपको दिमाग को पता चल गया कि सामने ही यूरिनल है और रफ्तार पूरी तेज होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि दिमाग सेंसेशंस भेज भी रहा है। हृदय के संबंध में ये बात नहीं लागू होती है। हृदय के संबंध में दिमाग, मतलब हृदय कोई सेंसेशन मस्तिष्क को नहीं भेजता है, परंतु मस्तिष्क सारे सेंसेशंस भेजता है हृदय को। आप जज नहीं कर सकते, यानी कि आपके न्यूरॉन्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको इसके प्रति लंग्स किसी प्रकार का सेंसेशन, मतलब इस तरीके का सेंसेशन नहीं भेजता है कि अगर कोई छोटी पीड़ा हो, पीड़ा होगी तब तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि पीड़ादायी तंत्र जो है वो तो ये बात पता कर लेता है, लेकिन सामान्य सेंसेशंस लंग्स नहीं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल कर रहे हो, अब जैसे मान लो दिल्ली में हम लोग हैं, कल मैं दिल्ली में था, तो वहां पे श्वास ले रहा हूं मैं, अब मुझे पता है कि चैम्बर बना बैठा है, चैम्बर में भी अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो लंग्स को कोई इतनी पीड़ा तो नहीं है ना, परेशानी नहीं है, वो तो अब उसके प्रति यूज हो चुका है। लेकिन मेरे कुछ मित्र जो वियतनाम से आए हुए थे, जो हनोई से आए हुए थे, उनके लिए वहां बहुत पीड़ा थी, वो सांस लेने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। हम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम यूज हो चुके उसके प्रति। तात्पर्य ये है कि यदि किसी मनुष्य को अगर आप ठीक कर रहे हो योग की कक्षा के माध्यम से, तो साइकिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट रेमेडी एवर। व्हाट दैट मीन, साइकिक रेमेडी क्या होती है? वो होता है विषय से संबंधित बात करना। जिसका जो कष्ट हो, थोड़ी थोड़ी बातें योग टीचरों का भी आप सीखते जाओ, जिसका जो कष्ट हो, यदि आप उससे उसके कष्टों के विषय में लगातार बात करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका कष्ट कम होता जाएगा। यानी कि आपकी बातों का प्रभाव संभवतः बहुत ज्यादा पड़ भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बातों का कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन आपका काम ये है, कर्म ये है कि आप अपनी अपनी प्रभावशीलता छोड़ते रहें। हो सकता है कि नर्वस सिस्टम वहां तक, उस वांछित अंग तक उस सेंसेशन को भेजे। जैसे लिवर खराब हो रहा हो तो भावना करना चाहिए मेडिटेशन में कि मेरा लिवर ठीक हो रहा है, मैं बहुत संतुष्ट हो रही हूँ, मेरा लिवर या मेरे हृदय में या मेरे लंग्स में या वॉटेवर जिस भी प्रकार का रोग है, पॉजिटिविटी इज द बेस्ट रेमेडी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेडिंग डाल के लिखिए किडनी। अब लिखने का क्रम जारी होता है। इतना सब मैंने आपके सामने एक लेक्चर ले लिया। अब इतने 20 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि लिख लीजिए, छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपको मतलब परेशान करेगा। बहरहाल लिखना शुरू कीजिए। लिखिए किडनी या गुर्दा, हिंदी में इसे गुर्दा बोलते हैं। देखिए किडनी या गुर्दा एक जोड़ा, एक जोड़ा या दो की संख्या में होता है, दो की संख्या में होता है गुर्दे। आगे लिखिए गुर्दे इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस या अम्ल क्षार बैलेंस, रक्तचाप नियंत्रण यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, रक्त
को साफ करना, रक्त को साफ करना एवं कुछ विशिष्ट हार्मोन्स प्रोडक्शन में, एवं कुछ विशिष्ट हार्मोन्स प्रोडक्शन में योगदान देना किडनी का प्रमुख कार्य है। किडनी का प्रमुख कार्य है। आगे लिखिए। मूत्र का उत्पादन करते समय, मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दे अमोनिया एवं यूरिया, अमोनिया एवं यूरिया जैसे पदार्थ, जैसे पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। आगे लिखिए, अगला इसका टास्क है। आगे लिखिए, गुर्दे या किडनी वाटर या जल, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एवं ग्लूकोज के, ग्लूकोज के पुनरावशोषण हेतु भी, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हेतु भी आवश्यक कार्य, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आगे लिखिए, एरिथ्रोपिटीन, एरिथ्रोपिटीन, रेनिन, रेनिन, कैल्सिट्रियोल, रिपीट, एरिथ्रोपिटीन, स्पेलिंग जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, एरिथ्रो की ERYTHROPOIETIN, एरिथ्रोपोइटीन, रेनिन, RENIN, रेनिन, एंड कैल्सिट्रियोल, CALCITROL, कैल्सिट्रियोल जैसे हार्मोन्स उत्पादन में भी अति विशिष्ट योगदान देते हैं। आगे लिखिए, किडनी जिस गड्ढे में उपस्थित रहती है, जिस हिस्से में उपस्थित रहती है, उसे रेट्रोपेरिटोनियम बोला जाता है, और इसे अंडरलाइन कर लीजिए। रेट्रोपेरिटोनियम बोला जाता है, रेट्रोपेरिटोनियम बोला जाता है। आगे लिखिए, किडनी का आकार 3/6/12, 3/6/12 होता है। CM, 3/6/12 CM का इसका टोटल व्यास है। आगे लिखिए, यह तकरीबन 120 से लेके 140 ग्राम तक हो सकती है, या 150 ग्राम तक। ये एवरेज है। पुरुषों में 120 का 150 का 170 हो जाता है, और महिलाओं में 150 तक ही बना रहता है, हो सकती है। आगे लिखिए, किडनी या दाहिनी किडनी, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे स्थित होती है, थोड़ी नीचे स्थित होती है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कृपया करके अपनी शक्ल दिखा के रखा कीजिए। कल मैं दिल्ली में ही था, मेरे को एक बालक मिला, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट का, और मतलब वो कोई कार्यक्रम हो रहा है लाल किले के सामने, और वहाँ पे उस बालक से मेरी मुलाकात हुई। उसकी शक्ल तो मुझे याद आ रही थी कि वो जूम की क्लासेस में बैठा रहता था मेरे, लेकिन वो आके वो तो मुझे पहचान गया, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं किसी से मिलता हूँ और मुझे झूठी बोलना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, क्या हाल चाल है, ठीक हो आप। ऐसा कई बार हो चुका है। मुंबई के द योगा इंस्टीट्यूट में मैं गया, वहाँ किसी का संदेश आया कि अरे, फिर वहाँ से भी तो ऐसा होता है कि अभी लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में भी था मैं कल ही। तो ऐसे में ऐसा ना हो, आप लोग अपनी शक्ल तो दिखा के रखो, ताकि मैं आपका नाम तो पढ़ पढ़ के याद कर लूँ। अब एडमिन नाम से मैं क्या याद करूंगा, बताइए। नाम लिखा है एडमिन, है कि नहीं। तो असंभव हो लिया करे तो ओपन कर लिया कीजिए, ताकि कभी आप मिले तो चेहरा भी याद हो और आपका नाम भी याद हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भूलने की बीमारी नहीं है मुझे, तो मैं नाम याद रखता हूँ, है ना। आगे लिख सकते हैं कि दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, बाईं वाली थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि लिवर, दाहिने हिस्से में लिवर स्थित होता है।
क्योंकि दाहिने हिस्से में लिवर स्थित होता है। T12 से लेके L3 तक अगला पॉइंट है। टी यानी थोरेसिक 12 से लेके लंबर 3 L3 तक इसकी अवस्थिति होती है। इसकी अवस्थिति होती है। आगे लिखिए। किडनी में जहां से किडनी में जहां से धमनियां एवं शिराएं यानी आर्टरीज और वेन्स प्रवेश करती हैं, जिस हिस्से से आर्टरीज एवं वेन्स प्रवेश करती हैं, उस हिस्से को रेनल हाइलम कहा जाता है। रेनल हाइलम कहा जाता है। आगे लिखिए। इसे आंतरिक हिस्से में इसे आंतरिक हिस्से में कॉर्टेक्स एवं मेड्यूला नाम की संरचनाओं में बांटा जा सकता है। कॉर्टेक्स एवं मेड्यूला नाम की संरचनाओं से बांटा जा सकता है। आगे लिखिए। किडनी का बाहरी हिस्सा पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम है एवं एवं पिछली या पिछला हिस्सा ट्रांसवर्सैलिस कहा जाता है। ट्रांसवर्सैलिस कहा जाता है। किडनी चारों तरफ पैरानेफ्रिक फैट से घिरी रहती है। पैरानेफ्रिक फैट से घिरी रहती है। आगे लिखिए। मेड्यूला एक कोन जैसी संरचना है जो जो कुल मिलाकर कुल मिलाकर 18 तक हो सकती है। कुल मिलाकर 18 तक हो सकती है। आगे लिखिए। प्रत्येक मेड्यूला को प्रत्येक मेड्यूला को एक विशिष्ट संरचना ढकती है ढक के रखती है, जिसे एक विशिष्ट संरचना ढक के रखती है, जिसे मैल्पिघी कहा जाता है या मैल्पिघियंस कहा जाता है। आगे देखिए। नेफ्रॉन नेफ्रॉन किडनीज की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। इसी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत रक्त भारी तत्वों को बाहर निकालता है एवं शुद्ध होता है। भारी तत्वों को बाहर निकालता है एवं शुद्ध होता है। अब एक प्रश्न है आपके सामने कि बेसिकली ब्लड जो है वो 3 जगहों से होके गुजरा गुजरा ना, मेजर 3 जगहों से होके गुजरा, 3 जंक्शंस से होके गुजरा। जैसे ट्रेन है, वो उसे जाना है ट्रेन को, सपोज कीजिए चेन्नई। तो ट्रेन दिल्ली से निकली, तो अगर सुपर सुपर फास्ट है तो वो अगले कौन से स्टेशन पे रुकेगी? वो मथुरा नहीं रुकेगी, हो सकता है वो आगरा भी ना रुके, हो सकता है वो ग्वालियर भी ना रुके, हो सकता है वो आपके बीना जंक्शन पे भी ना रुके, लेकिन भोपाल पे ना रुके ये नहीं हो सकता। भोपाल पे रुकना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक तो लंबा हाल्ट हो गया है, देरी से चल रही है ना। तो भोपाल पे उसे रुकना पड़ेगा। फिर आगे चलेगी तो हो सकता है वो इटारसी ना रुके, जबलपुर ना रुके, हो सकता है विदिशा ना रुके, फिर हो सकता है वो आगे जाके इंदौर वाले रूट से जा रही तो हो सकता है वो इंदौर रुक जाए, है ना। फिर वो हो सकता है इन सारे को पार करे, आगे महाराष्ट्र में पहुंचे, तो अगर मुंबई रूट पकड़ रही है तो मुंबई पहुंच जाए, या अन्य किसी किसी बड़े स्टेशन पे तो उसे रुकना ही पड़ेगा। छोटे स्टेशनों पे भी रुकती है।
अगर कोई ट्रेन जैसे निकली यहाँ से, दिल्ली से निकली और फरीदाबाद पे रुक गई, बल्लभगढ़ पे रुक गई, है ना, तो भी उसका कार्य चलेगा। ब्लड को भी आप ऐसे ही समझिए। ब्लड निकला कहाँ से, कहाँ कहाँ से वो निकल रहा है, पहले तो ये भी जरूरी है। मान लीजिए आपके फीमर से नव नियुक्त या नई जन्मी कोशिकाएं बाहर निकल के आती हैं, और वो निकलते हुए मान लीजिए मेन स्ट्रीम में आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके लिए कुछ हर अंगों का अपना योगदान है। लंग्स का क्या योगदान है ब्लड के लिए? लंग्स का योगदान है कि वो ऑक्सीजन भर दे, लंग्स का योगदान है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसके पास आई है उसे बाहर निकाल दे। यानी लंग्स भी ब्लड को साफ कर रहा है। सिमिलरली किडनी का क्या कार्य है? किडनी का कार्य है वो टॉक्सिक पदार्थ जो छाती से या श्वास से या गैसीय फॉर्मेट में बाहर नहीं जा सकता, उसे वो हार्ड फॉर्मेट में या लिक्विड फॉर्मेट में निकाल दे। भाई, किसी भी मैटर के तीन ही तो स्टेट होते हैं ना, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो गैस के लिए एक बड़ा सा अंग आपके पास है जिसे आप लंग्स के नाम से जानते हैं। लिक्विड के लिए छोटा सा अंग है किडनी, जिससे आपके शरीर से बाहर जा रहा है ना, लिक्विड पदार्थ जो भी वेस्ट मटेरियल है। और सॉलिड वेस्ट कैसे बाहर जाता है? वो ब्लड के अंदर से, जैसे वो लिवर से होके गुजरा, उसके बाद ज्यादा सॉलिड वेस्ट आया, तो फिर वो धीरे 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 वो इंटेस्टाइन से जब भी होके गुजरेगा, तो वहां से टॉक्सिक्स को छोड़ देगा और वापस आप मल द्वार के द्वारा बाहर निकालते जाएंगे। यानी कि एंड ऑफ द पॉइंट जो दौड़ रहा है, जो शरीर में भाग रहा है, वो है ब्लड। और अधिकतर अंग ब्लड के कार्य में सहायता देने देने हेतु ही है। छाती का काम समाप्त हो जाता यदि हमें हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन ही नहीं चाहती, और ब्लड बेचारा डायरेक्ट, अगर कोशिकाएं जैसे हमारे पास रोमकूप तो है ना, अगर हमारी शरीर खुद ही सांस ले रही होती, तो लंग्स का क्या? लंग्स को ब्लड में ऑक्सीजन भरना है, CO2 निकालना है। ऐसे किडनी का योगदान खत्म हो जाता यदि हमारे शरीर में यूरिया या बाई प्रोडक्ट्स ही पैदा ना होता। योग शास्त्र की कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें इन बातों का बड़ा शानदार वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि जब भी आप योग शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो या योग शास्त्र फॉलो करने जाएंगे, आपको यदि जैसे किसी मुद्राओं को सिद्ध करना है, जैसे खेचरी मुद्रा सिद्ध करनी है, तो उससे संबंधित जो नियमावली उपनिषदों में बताई गई है, सबसे पहले यही बताते हैं कि भोजन को कंट्रोल कीजिए। विषाक्त, तिक्त, कई प्रकार का भोजन होता है, उन भोजन को कंट्रोल कीजिए, ताकि आपके जो अंग हैं उन पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो। जब डिपेंडेंसी कम होगी तो ही आप आगे सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ी सी क्षुधा तृप्त ना हो तो आप तुरंत एग्रीवेट हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। आगे हेडिंग डाल लीजिए, किडनीज ब्लड फंक्शंस, किडनीज ब्लड फंक्शन, या ब्लड फंक्शंस ऑफ किडनी, छोटा सा है। देखिए, गुर्दे, गुर्दे या किडनी लेफ्ट एवं राइट रेनल धमनियों से, रेनल धमनियों से, आर्टरी से रक्त प्राप्त करते हैं, एवं या जो जो डायरेक्टली एब्डोमिनल एरोटा से आती है, एब्डोमिनल एरोटा से आती है। आगे लिखिए, किडनी, अगला पॉइंट है, हृदय से निकलने वाले रक्त का, हृदय से जो ब्लड निकल के आ रहा है पूरे शरीर में, उसका 20% हिस्सा प्राप्त करती है, 20% हिस्सा प्राप्त करती है। आगे लिखिए, यही आर्टरीज अंदर जाके या किडनी के अंदर प्रवेश करके इंटरलोबर आर्टरीज में बट जाती है, इंटरलोबर आर्टरीज में बट जाती है। और यहां से, यहां से शोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, शोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर आगे लिखिए, शोधन पूर्ण होने के पश्चात वेन्स के एक छोटे से नेटवर्क से होके ब्लड गुजरता है,
और धीरे धीरे बाहर चलता चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है। किडनी से संबंधित जो मेजर मेजर कार्य थे वो यही थे। इसके पार अगर आपको कुछ जो प्रश्न हो सकता है, आप भी थोड़ा प्रश्न सर्च कीजिएगा, क्या क्या प्रश्न संभावित है। नेट जेआरएफ के हिसाब से आपके लिए किडनी का इतना फंक्शन पर्याप्त है। किडनी का जो मूल कार्य बनता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, किडनी कहाँ अवस्थित होती है, उसकी लोकेशंस क्या है, कैसे वो कार्य करती है, रक्त वाहिकाओं का क्या संस्मरण है, कैसे रक्त वाहिकाएं आगे चलती हैं, इन सारे विषयों को हम लोगों ने तकरीबन टच कर लिया है। ठीक है। ये आपके जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं तो थोड़ा डीप पढ़ाते हैं और डीप पढ़ाते हैं, या अगर हम लोग टीटीसी वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे और थोड़ी डीप बात चली जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ ऑप्शनल, आपको सिर्फ टिक मारना है 4 प्रश्नों में से, तो इतना प्रश्न आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें से 20 से 25 प्रश्न बड़े आराम से जन्म ले सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप, अगेन होमवर्क आपका यही है कि किडनी से संबंधित 20-20 प्रश्न सभी लोग ढूंढ के लेके आएंगे, जो किसी ना किसी परीक्षा में कभी ना कभी आया हो, उपस्थित हुआ। ठीक है। तो कल हम लोग उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं प्रश्नों के अध्ययन के साथ में आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो सिलेबस बचता है, वो अगर मैं आपके सिलेबस को देखूं तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, 1 मिनट आप देखिएगा। ये है ना आपका सिलेबस, दिख रहा है ना आपको सिलेबस। ये है यूनिट 6 जनरल साइकोलॉजी। इसके बाद आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका से आप बाखूबी परिचित हैं। ऊतक विज्ञान मैंने आपको पढ़ा दिया, 4 प्रकार का ऊतक है जिसके विषय में हम लोगों ने जाना। ऑर्गन एवं सिस्टम में सेल कैसे कार्य करती है, उसके अंग कौन कौन से हैं, है ना, कैसे उसमें क्रियाकलाप होता है। कोशिका कंप्लीट है। मस्कुलोस्केलेटल में बोन्स का नाम मैंने आपको बताया है, जॉइंट और मसल्स, ये कार्टिलेज का हिस्सा है। अभी टेंडन, ये तो अभी हम लोग बात करेंगे इस विषय में। टाइप्स ऑफ बोन मैंने कंप्लीट करा दिया है, जॉइंट्स कंप्लीट है, स्पाइन, मसल्स, मसल्स के विषय में भी थोड़ी वार्ता बाकी है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। फिर जंक्शंस, और ये तो जॉइंट जब पढ़ेंगे तभी कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेस्टिव कंप्लीट हो गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ये दोनों हिस्सा कंप्लीट है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी वही आपका पेट से संबंधित। रेनल फिजियोलॉजी जो आती है, किडनी, नेफ्रॉन, है ना, ग्लोमेरुलस, रीएब्जॉर्प्शन, कैसे रीएब्जॉर्ब होता है, किडनी का क्या गुण है जो अभी मैंने आपको बताया, कैसे वो, उसका सिक्रीशंस कहाँ से होता है, इसके विषय में मैंने आपको बताया। और यूरिन डायलिसिस। ठीक है। ये प्रश्नों के तहत आ जाएगा डायलिसिस। तो ये रेनल फिजियोलॉजी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। नर्वस सिस्टम आपका रह रहा है इस विषय में, नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स, यानी कि कल हम लोग ग्लैंड्स को शुरू करेंगे, ताकि ग्लैंड्स 3 दिन का, 2 दिन का समय ले जाएगा। नर्वस सिस्टम 1 दिन का सिस्टम है। ठीक है। ये भी सेंसरी नर्वस सिस्टम वही आ जाएगा। कार्डियोवास्कुलर कंप्लीट हो गया और रेस्पिरेटरी आपका रह रहा है। तो एक नर्वस, ग्लैंड, रेस्पिरेटरी, इतना बचेगा। इम्यून सिस्टम इजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपका अगला हिस्सा होगा। 4 लेसन्स आपके कुल बचे हुए हैं। और तारीख भी आज आपकी है 25 तारीख। 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी आपके पास दिन काफी है, और बचा है आपके पास 4 ही। ठीक है। तो चारों का हम लोग चारों के विषय में चर्चा करके, और एनाटॉमी के एक बड़े हिस्से को अपने नियत समय अंतराल में, 8 तारीख से शुरू किया था और 1 महीने का समय लगता है एनाटॉमी समाप्त करने में, तो हम लोग नियत समय अंतराल से 8 दिन पूर्व ही एनाटॉमी के बड़े हिस्से को समाप्त कर लेंगे। लेकिन यूनिट 6 जो है वो नहीं समाप्त हो रही है। यूनिट 6 में अभी भी क्या बचा हुआ है, डाइट एंड न्यूट्रिशन बचा हुआ है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी मनोविज्ञान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 8 के तुरंत बाद, यानी फरवरी का फर्स्ट वीक जो है, वो शुरू कराएगा आपके किसको शुरू कराएगा, यूनिट 1 से वापस हम लोग आ जाएंगे। ठीक है। फरवरी में यूनिट 1, फरवरी का टारगेट ही रखना है, फंडामेंटल ऑफ योगा कंप्लीट करना है, और फिर यूनिट 4 कंप्लीट करना है। ठीक है। यूनिट 4 में पतंजल का योग सूत्र है, तो ये भी बहुत इजी है।
बड़े आराम से कंप्लीट करते हुए हम लोग मुस्कुराते हुए प्रतिदिन 20 अगर हम लोग पकड़ते हैं तो भी 20-25 करते हुए भी पतंजलि योग सूत्र को कंप्लीट कर लेंगे। तो फरवरी में 2 यूनिट्स हमें फिनिश कर देनी है। लिहाजा आपकी 3 से 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। बचेगा आपका 5 यूनिट का काम। तो 5 यूनिट आप अगर हर महीने 2-2 यूनिट भी लेके चलते हो तो मार्च में 2, अप्रैल में 2, तो 2-2 4 और इधर 5 खत्म हो जाएगी, 9 खत्म हो जाएगा। अप्रैल एंड जाते जाते मई शुरुआत होते होते मैं आप लोगों को मुक्त करूंगा। मुक्त इन द सेंस कि आपके कोर्स कंटेंट से फिर आपके प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन जारी रहेगी। मॉक टेस्ट हम लोग करते रहेंगे। 15 तारीख की परीक्षा है, तो अपने हिसाब से तैयार रहिए आप। इसी बीच में 21 जून भी आ जाएगा, योगा डे भी, उसमें भी आप लोगों की प्रिपरेशंस होगी काफ़ी सारी। सब लोग बिजी भी रहोगे, लेकिन बाहरी दुनिया में नाम कमाने से बेटर है कि कुछ बन के नाम कमाओ। इसलिए अननेसेसरी के दूर के ढोल सुहाने हो उस संदर्भ में मत जाइए। योगा डे, योगा डे, योगा डे, योगा डे में आपका कोई लाभ नहीं है। आपका आपकी क्षमताओं का गलत प्रयोग हो तो वो आप देख लेना। क्योंकि मैं पिछले 5-7 योगा डेज से हमेशा मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने का मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने यहाँ के किसी विद्यालय, छोटे से स्कूल में जाके योगा करा देता हूँ। बस मेरी क्षमताओं को कोई गलत प्रयोग ना करे। होता क्या है कि आप को ये बोला जाएगा कि आप मेरे बैनर के साथ में योगा कराओ, 50 लोगों के साथ फोटो भेजो, और आप जैसे ही करा के भेजोगे तो हम आयुष मंत्रालय में उसे प्रदर्शित करके और आयुष मंत्रालय से ग्रांट ले लेते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को कराया, ट्रेनर का इतना हुआ, इनका इतना हुआ। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छोटे मोटे लोग ये सब कार्य करते रहते हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को बचाइए, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। रोड पे फ्री अवेलेबल रहोगे किसी के लिए भी तो आपका काम खराब है। ठीक है। मैं क्यों अवेलेबल हूँ? क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मैं नहीं चाहता कि अन्य लोगों के साथ में हो, इसलिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आप मत अवेलेबल होइए, ईजिली किसी के लिए अवेलेबल मत होइए। अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। हाँ, लेकिन जबरदस्ती फ्री हो और उसकी जबरदस्ती मत करने लगना कि फ्री भी हो और अवेलेबल भी नहीं होने का नाटक कर रहे हो, स्वांग रचा रहे हो, तो गलत है। तो यदि व्यक्ति जान जाएगा तो इज्जत समाप्त हो जाएगी आपकी। तो स्वांग मत रचाइए, जो वास्तविकता है वास्तविकता पूर्ण जीवन जिए। प्रश्न लिख के लाइएगा कल कृपया करके 20। व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ है, आप सभी लोगों के पास नंबर है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जितनी जल्दी आप मुझे संदेश प्रेषित करेंगे मैं उसे कम से कम देख पाऊंगा। ठीक है। तो कक्षा से कम 3 घंटे पूर्व तक आप संदेश भेज दिया कीजिए, ताकि मैं उसका एक बार अनुसरण कर लूँ कि कुछ सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। नहीं तो मैं ऐसे ही गुड लिख के भेज दूंगा। मैं गुड का मतलब ये नहीं कि प्रश्न अच्छा है, गुड का मतलब ये है कि यू ट्राइड, दैट इज गुड, है ना। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे हाथ रब करके आंखों पे लगा लीजिए। आपके समय सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।